नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि जाने क्यों धीरे धीरे मेरा यूरिन का फ्लो कम होता जा रहा है। यूजुअली ये पेशेंट्स 50 प्लस होते हैं और वो कहते हैं कि आज तक हमें कोई भी बीमारी नहीं हुई, मगर यू अब इस उम्र में जाके ये यूरिन की प्रॉब्लम हमें बहुत परेशान कर रही है। यूरिन का फ्लो कम होता जा रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, रात में भी कई बार यूरिन जाते हैं और उसकी वजह से नींद खराब हो जाती है और ऐसा लगता है कि यूरिन करने के बाद थोड़ा सा यूरिन और आएगा, मगर जोर लगाने पे भी वो यूरिन नहीं आता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम इस उम्र में क्यों होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, यह सब इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। यह सब जानकारी हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से बिना ट्रीटमेंट के, बिना सर्जरी के हम कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूं और लगभग डेली इस तरह के 10 से 15 पेशेंट्स देखता हूं, जिसमें कि मेन प्रॉब्लम ये प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इस वॉलनट शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं, यानी कि ये लगभग एक अखरोट के बराबर होती है। इसका यंग एज में जो साइज है लगभग 18 से 20 ग्राम का होता है और ये यूरिन के रास्ते के दोनों तरफ मौजूद होती है। ये यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसमें कि होके ये यूरिन का रास्ता जा रहा है और इस तरीके से ये आगे पेनिस में जाता है। यह एक मेल ग्लैंड है, ये पुरुषों में ही पाई जाती है। जो यंग एज है उसमें इसका यूरिन सीमेन के फॉर्मेशन में एक पार्ट होता है। प्रोस्टेटिक सीक्रीशंस होते हैं जो कि सीमेन का एक पार्ट बनाते हैं। उसमें इनका एक रोल होता है कि सीमेन का जो लिक्विफिकेशन होता है उस एंजाइम को प्रोस्टेट से हम सीमेन में पाते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ना हो तो जो सीमेन है वो गाढ़ा का गाढ़ा वेजाइना में बना रहे और जो स्पर्म्स हैं वो स्विम करके वेजाइना के अंदर नहीं जा पाए। तो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एंजाइम है उसका एक बहुत बड़ा रोल है सीमेन के अंदर और सीमेन की फिजियोलॉजी में। अब इसका ओल्ड एज में क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। हार्मोन्स के कारण, इसका एक्चुअल कॉज तो नहीं पता, मगर हार्मोन्स के कुछ इम्बैलेंस के कारण, ईस्ट्रोजन बढ़ जाने के कारण या टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कम हो जाने के कारण ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका साइज बढ़ जाता है। अब आप समझिए जैसे कि ये क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, ये एक बंद कमरा है, एक बंद डब्बा है जिसके अंदर से इस यूरिन के रास्ते को भी होके जाना है और प्रोस्टेट को भी। अब ये प्रोस्टेट अगर ये ज्यादा जगह लेने लगेगा तो बेसिकली ये बाहर की तरफ तो बढ़ नहीं सकता, तो अब ये अंदर की तरफ ही बढ़ेगा और इस यूरिन के रास्ते को दबा देगा दोनों तरफ से, और कई बार ऊपर से भी दबा देता है। ये ऊपर की तरफ आ जाता है इसका एक लो, और ऊपर से भी इसको ढक्कन नुमा बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? वो यूरिन में फ्लो कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। बार बार यूरिन जाने की वजह से उनको रात में भी कई बार उठना पड़ता है। यूरिन एक बार में पूरा नहीं होता। अगर मान लीजिए ये रास्ता रुका हुआ है और यहां से भी ऊपर से कवर कर लिया है प्रोस्टेट ने इसको, तो जो ब्लैडर के अंदर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन आ रहा है, उसको हम पूरा एक बारी में नहीं निकाल पाएंगे। जोर भी लगाएंगे तो भी ये जो ढक्कन है इसको पूरी तरीके से, बल्कि जोर लगाने की वजह से बंद कर लेता है। तो इस सिचुएशन में जब पूरा यूरिन नहीं होता है तो यूरिन में इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि वो एक कलेक्टेड वाटर की तरह हो जाता है। और कलेक्टेड वाटर किसी भी जगह पे, जैसे कि कोई तालाब है, उसमें इन्फेक्शन यानी कि एल्गी और फंगल डिपोजिशन होते हैं। इसी तरीके से यूरिन में
बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से यूरिन करने पे जलन भी हो जाती है, तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। तो ओल्ड एज में यूटीआई भी बहुत कॉमन होती है। अब इस सिचुएशन में आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर ये यूरिन की थैली इसी तरीके से भरी रहेगी तो ये धीरे धीरे अपना जो टोन है, जो कॉम्प्लायंस है, जो कंट्रैक्शन का जो पावर है वो खो देती है। तो ये थैली ही कमजोर हो जाती है, यूरिन का जो ब्लैडर है ये कमजोर हो जाता है, और उसकी वजह से इसमें पूरा पूरा का पूरा यूरिन खाली करने की एबिलिटी नहीं रह जाती। इवन अगर हम इस प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो सही समय पे अगर हम प्रोस्टेट के लिए हेल्प ले लें डॉक्टर की, तो हमारे को ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? जो किडनीज हैं उसमें भी हार्मफुल इफेक्ट आने लगते हैं, किडनी फेलियर होने से हो सकता है, क्योंकि जो ये प्रेशर है ये किडनी तक ट्रांसमिट हो जाता है यूरिन खाली नहीं होने की वजह से, और ये किडनी तक ट्रांसमिट होने की वजह से किडनी में भी स्वेलिंग लेके आ जाता है। इस सिचुएशन में जो किडनी फेलियर है वो हमें फेस करना पड़ता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? यूरिन में ब्लड आ सकता है। यूरिन के ब्लड आने का कारण या तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनका डायलिटेशन होता है, या फिर कई बार क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ जाता है। बार बार इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स भी होने लगते हैं, जिसमें कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक देके हमें प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी परेशानियां हमें इसके कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप फेस करनी पड़ सकती है। अगर अपन ये जो यूरिन स्लो होने की प्रॉब्लम है इसको नॉर्मली ना लें और इसके लिए प्रॉपर समय पे ट्रीटमेंट ले लें, तो उस सिचुएशन में हमें ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत यूरिन में फ्लो कम हुआ है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल लें, जिससे कि वो इसकी जो डायग्नोसिस है वो सेट कर ले। डायग्नोसिस के लिए वो क्या क्या करते हैं? एक तो उनको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है। वो हाथ से चेक करते हैं कि भाई प्रोस्टेट का साइज कितना बढ़ गया है, अगर माइल्ड इंक्रीमेंट है, और फिर अल्ट्रासाउंड से चेक करने के बाद उसका साइज लगभग एक नॉर्मल रेंज से थोड़ा ही बढ़ा हुआ आता है, और पोस्ट वाइड रेजिड्यू चेक करने पे अगर वो पोस्ट वाइड रेजिड्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को होम रेमेडीज बताते हैं। इसको फॉलो अप में यूरोफ्लोमीट्री से चेक करते रहते हैं। होम रेमेडीज क्या क्या होती हैं? पेशेंट को कहा जाता है कि वो इवनिंग टाइम में जो भी वाटर इनटेक है या फ्लूइड इनटेक है, अल्कोहल इनटेक है, कैफीन इनटेक है, ये सारी चीजें कम कर दे। भाई अगर कोई भी पेशेंट शाम को सोने के 2 घंटे के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए अगर 10 बजे सोते हैं, तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में या 7 बजे से 10 बजे के बीच में बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे, पानी पिएंगे, या अगर अल्कोहल लेने की हैबिट है अल्कोहल लेंगे, या फिर कॉफी पीते हैं तो कैफीन का जो इनटेक हो गया, या फिर अगर वो ये कहते हैं कि मुझको तो शाम को ही प्यास लगती है, या रात में सोते टाइम जब नींद खुलती है तभी मेरे को पानी पीने की प्यास ज्यादा लगती है, तो उस सिचुएशन में वो पानी पी लेते हैं। और जो उनका बेड टाइम का जो फ्लूइड इनटेक है, मतलब शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक का जो फ्लूइड इनटेक है वो काफी ज्यादा होता है, और उस सिचुएशन में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो इस प्रॉब्लम को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे? जब वो शाम को 7 बजे के बाद पानी पीते हैं तो सारा का सारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो उनके स्लीप के दौरान होता है, और उस स्लीप के पैटर्न में वो यूरिन करने के लिए बार बार नहीं उठ पाते, और जो फ्लूइड जो यूरिन कलेक्शन है वो इस ब्लैडर के अंदर एक काफी हाई लेवल तक हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी वो यूरिन करते हैं तो इतना सारा यूरिन वो एक बार में खाली नहीं कर पाते। अगर वो वाटर इनटेक इवनिंग आवर्स में कम करते तो इतना यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता, और स्लीप के दौरान वो जो एक डिले हुआ है यूरिन करने में वो नहीं होता। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो दिन में भी पेशेंट टाइम से यूरिन चले जाएं, यूरिन को डिले ना करें। अगर मान लीजिए वो किसी ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि मीटिंग में या ट्रैवल में, जिसमें कि वो यूरिन को डिले करना उनके लिए जरूरी हो जाए, तो उससे 2 घंटे पहले वो फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक कम कर दें।
और एक बार वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाए जिसमें कि अब उनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो यूरिन करने जा सकते हैं, तो उस वक्त वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ले लें, जिससे कि ना तो उनको वाटर की कमी की वजह से यूटीआई हो और ना ही जो यूरिन डीले करने की वजह से ब्लैडर में रिटेंशन या पार्शियल रिटेंशन टाइप सिम्टम्स आए, या पोस्ट वाइड रेजिड्यू, जो कि यूरिन करने के बाद यूरिन बच जाने की प्रॉब्लम होती है, वो बढ़े। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें कि आप यूरिन कभी भी जा सकते हैं, तो आप अच्छे अमाउंट में फ्लूइड ले सकते हैं और जो यूरिन का फ्लो है उसकी मदद से अपना सारा का सारा इन्फेक्शन वॉश आउट कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि ट्रैवल करना है बस में, या फिर एक मीटिंग में जाना है, या फिर कुछ घंटे बाद आपको सोना है, बेड टाइम है आपका, तो उस सिचुएशन में आप वाटर इनटेक कम कर दें, क्योंकि अगर वाटर इनटेक इस वक्त ज्यादा करेंगे तो जो यूरिन फॉर्मेशन होगा उसको आप ब्लैडर में कलेक्टेड नहीं रख सकते, क्योंकि यूजुअली इस सिचुएशन, इस एज ग्रुप के पेशेंट में कुछ ना कुछ पोस्ट वाइड रेजिड्यू होता है, और उस पोस्ट वाइड रेजिड्यू की वजह से जो एक्स्ट्रा यूरिन बाद में बन रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए ब्लैडर में कैपेसिटी नहीं होती, और इस लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से ब्लैडर वीक हो जाता है। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको अवॉइड करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो जो ये मल द्वार है, जिसको कि रेक्टम और एनल कैनाल कहते हैं, उसका प्रेशर भी यूरिन के रास्ते पे आ जाएगा, और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप और यूरिन का ब्लॉकेज फेस करेंगे। तो इन सारी होम रेमेडीज के साथ आप अपने माइल्ड सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। बट अगर आपको डायबिटीज है, या फिर सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के हैं, डायबिटीज, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डायबिटीज के पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और माइल्ड, अगर मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको आइदर अल्फा 1 ब्लॉकर्स, यानी कि जो टैमसिलोसिन या फिर सिलोडोसिन सॉल्ट्स हैं, उनकी मदद लेनी पड़ती है। बहुत मेडिसिन का जो बेनिफिट है देखा गया है इस सिचुएशन में जो मेडिसिन यूज करते हैं वो ब्लैडर की जो नेक है उसको रिलैक्स कर देता है, और प्रोस्टेट के साइज को भी धीरे धीरे, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है ड्यूटेस्टेराइड और फिनेस्टेराइड, वो रिड्यूस कर देता है। अल्फा 1 ब्लॉकर का जो इफेक्ट है हमें 5 से 7 दिन में दिखने लगता है, बट इस मेडिसिन को जब तक कंटिन्यू करते हैं तभी तक ही मेडिसिन का बेनिफिट हमें मिलता है। अगर ड्यूटेस्टेराइड और फिनेस्टेराइड के बारे में समझा जाए तो ये प्रोस्टेट के टिश्यू को रिड्यूस करने के काम में आता है। ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, इसमें प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस करने की पावर होती है, बट ये जो रिडक्शन है ये लगभग 3 से 6 महीने बाद होना शुरू होता है। बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर खांसी की दवाइयां या सांस की दवाइयां लेने से, ओवर द काउंटर का मतलब है कि बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप मेडिसिन जो कि आप पहले लेते थे वो दोबारा ले लेने से भी प्रोस्टेट या ब्लैडर की परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन जो कि सांस की परेशानियों के लिए, खांसी के लिए हम काम में लेते हैं, वो ब्लैडर को वीक करती है, और ब्लैडर के वीक होने की वजह से यूरिन रहने लग जाता है और बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, अब जब सिम्टम्स मेडिसिन से भी रिकवर नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको मेडिसिन के बाद भी यूरिन की परेशानी बनी हुई है, फ्लो कम है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, और उस सिचुएशन में यूरिन के रिटेंशन की एक कंडीशन बन जाती है जिसमें कि यूरिन बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा, उस सिचुएशन में आपको कैथेटराइज भी करवाना पड़ सकता है। उस सिचुएशन में हमें प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास लेजर्स की मदद से या फिर और एडवांस टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आपको बहुत ही सेफ और ब्लड लेस सर्जरी हम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स लगभग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको प्रोस्टेट और यूरिन की प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी, और आपकी फैमिली में भी अगर कोई एल्डरली या बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को समझने में और इसका ट्रीटमेंट लेने में, सही समय पे ट्रीटमेंट लेने में मदद मिले। धन्यवाद।